कक्षा 10 जीव विज्ञान की ये 4 महत्वपूर्ण डायग्राम तैयार कर लो। 8 नंबर का हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो से आपका 8 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 4 महत्वपूर्ण डायग्राम जो कि हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका आपको पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे। क्योंकि देख सकते हैं कि ये जो है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण चित्र वाले प्रश्न है, जो कि हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का, 8 नंबर का आपके हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसको अच्छे से बताएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका 8 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में होगा। और ये हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि ये कंफर्म नंबर होता है, ठीक है ना। इसको केवल अच्छे से आपको तैयार करना होता है। देख सकते हैं ये जो है आपका मानव पाचन तंत्र का, ये आपका नेफ्रॉन का, ये आपका उत्सर्जन तंत्र का, उसके बाद यहाँ पर पुष्प का नामांकित चित्र, ये चारों डायग्राम हर एक साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए इनको अच्छे से तैयार करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चाहे ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए। काफी मेहनत से आसान तरीके से डायग्राम बनाकर लाए हैं, और इसको आप बहुत आसान तरीके से आप बना भी लोगे। और जो भी ये लिख कर आया हूँ अपने सिंपल भाषा में लिख कर आया हूँ, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में भी आए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछता है इस तरीके से कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और इसका वर्णन करने को कहता है। तो देखिए इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। कैसे चित्र बनाना है? सेम इसी प्रकार से चित्र बनाना है। देख लो, बहुत आसान तरीका है यही चित्र बनाने का, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इस तरीके से चित्र बना लेना। चित्र बनाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले नामांकन कर लेना। ये जो है आपका महाधमनी है। उसके बाद यहाँ पर जो बीच में धंसा हुआ पार्ट है, ये आपका हाइलम है। उसके बाद ये मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्रवाहिनी है, ये आपका किडनी यानी कि वृक्क है, ये आपका महाशिरा है, ठीक है ना, ये वाला। इस तरीके से नामांकन कर दोगे, और नामांकन करने के बाद जस्ट यहाँ पर नीचे आओगे तो इसके बारे में अब आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे वृक्क। वृक्क यानी कि किडनी लिखेंगे। यह एक जोड़ा सेम के बीज की तरह आकृति का होता है। देखो ये सेम के बीज की आकृति का है ना, और एक जोड़ा यानी कि दो को बोलते हैं एक जोड़ा, ठीक है ना। तो ये एक जोड़ा है ही। अब चलो यहाँ पर अगला करें कि यह गहरे भूरे रंग का होता है, यानी कि इसका रंग कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का होता है, ठीक है ना। इसमें 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं? ये एक किडनी दिख रहा है ना, तो इसमें 10 लाख नेफ्रॉन होंगे। नेफ्रॉन का भी आगे डायग्राम आएगा तो उसको देख लेना। इसमें 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि एक किडनी में आपके 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो रक्त से यूरिया को अलग करता है, नेफ्रॉन क्या करता है? रक्त से यूरिया को अलग करता है। इसकी लंबाई यानी कि किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर, और इसका भार 150 से 170 ग्राम होता है। यानी कि इसकी जो यहाँ की और यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, और इसकी मोटाई बोले तो 2 से 3 मीटर की होती है, सेंटीमीटर की होती है। और इसका भार, एक किडनी का भार होता है 150 से 170 ग्राम का, ठीक। अच्छे से समझ में आना। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी यहाँ पर देखो, ये है ना मूत्रवाहिनी, इसी को हेडिंग बनाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि यह एक जोड़ा पतला लंबी जैसे नली जैसा संरचना होता है। देखो यहाँ पर एक जोड़ा पतला नली जैसे यह संरचना है ना, इसमें लिखेंगे। उसके बाद जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है, ये वृक्क है और ये मूत्राशय है, इसके ही बीच न पाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम के हिसाब से ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे इसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है, यानी कि वृक्क से यहाँ से मूत्र यहाँ तक इसके द्वारा मूत्राशय तक आता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला है मूत्राशय। मूत्राशय क्या यहाँ पर है? देखो यहाँ पर ये है आपका मूत्राशय। इसके बारे में लिखना है तो इसके बारे में लिखेंगे, यह एक थैले जैसी संरचना होती है, जहाँ कुछ समय तक मूत्र 98% जल तथा 2% यूरिया के व अन्य पदार्थ के साथ संचित होता है, ठीक है ना। चलो इस तरीके से यहाँ पर जो है मूत्र एकत्रित रहता है, जिसको हम मूत्राशय बोलते हैं, ठीक। चलो यहाँ पर अगला है मूत्र मार्ग। इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये आपका मूत्र मार्ग है, इसके द्वारा शरीर से मूत्र को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से आप किडनी का जो हो गया अच्छे से देख लिए, यानी कि वृक्क का, उत्सर्जन तंत्र का आप अच्छे से देख लिए। अब देखो यहाँ पर नेफ्रॉन का, इसी में बताया था ना कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो आओ देख लो नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से। यही आपका है, पूछता है क्वेश्चन कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए एवं उसका वर्णन कीजिए, इस तरीके से कहता है। और कभी कभी कार्यविधि भी पूछ देता है इसका, तो कार्यविधि भी आपको बता देंगे अच्छे तरीके से, और जाकर छाप देना। 4 नंबर का पूछा जाता है। तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले नेफ्रॉन का सेम इसी प्रकार से आपको चित्र बनाना है। सेम इसी प्रकार से देख लो, इस तरीके से ही नेफ्रॉन का डायग्राम बनता है। और मैंने हैंड टू हैंड बनाया। देखो यहाँ पर पेंसिल का निशान दिख रहा है ना, मतलब कि अपने से खुद से मेहनत करके, ये नहीं कि कहीं से छापा गया है, अच्छे से बनाया हूँ मेहनत करके। तो
लाइक कर दीजिएगा इस पर आप वीडियो को, ठीक है ना। चलो यहाँ पर से आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये जो आपका आता है मूत्रवाहिनी आता है, फिर इसके बाद ये संग्राहक नली होता है, उसके बाद ये आरोही चाप होता है, फिर ये अवरोही चाप होता है, और बीच में ये जो यू जैसी संरचना है इसको हम हेनले का चाप बोलते हैं। देन उसके बाद ये जो घुमावदार ऐसी आकृति बनी है कुंडली जैसी, इसको कुंडलित नलिका बोलते हैं, और ये जो कटोरे जैसी संरचना है इसको हम वोमन संपुट बोलते हैं। देन उसके बाद ये जो आपका इस तरह निकला हुआ है इसको हम अभिवाही धमनी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, अपवाही धमनी बोलते हैं। और ये छोटे छोटे यहाँ पर गुच्छे दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक। तो चलो इसका अब हम यहाँ पर अच्छे से मतलब वर्णन कर देते हैं। तो वर्णन में लिखेंगे कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृकाणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। वृकाणु में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, वोमन संपुट। वोमन संपुट कौन सा है, सबसे पहला वाला ही कटोरे वाला जो भाग है इसी को हम लिखेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, यह कप या प्याले जैसी संरचना होती है। जी बिल्कुल सही बात है, कप जैसी संरचना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें रक्त नलिकाओं का ये जो गुच्छा है इसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में लिख दोगे आसान भाषा में बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे 2 नंबर हेडिंग की हेनले का चाप। देखो यही आपका हेनले का चाप है। इसमें लिखेंगे कि यह पतले नली का बना होता है मतलब जिसकी आकृति यू जैसी होती है। इस तरीके से यू आकृति होती है। इसका निर्माण अवरोही चाप तथा आरोही चाप के मिलने से होता है। देखो ये आरोही चाप और ये अवरोही चाप और ये आरोही चाप, इन दोनों के मिलने से इसका निर्माण होता है। किसका, हेनले का चाप का। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीजें लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या रहा है कि संग्राहक नली। संग्राहक नली यानी कि ये वाली नली, इसमें क्या लिखेंगे कि यह एक विशेष प्रकार की नली है। यहाँ सभी आरोही चाप आकर मिलते हैं और इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर से जितने भी सारे पदार्थ होते हैं ये मूत्र नली में चले जाते हैं, मूत्रवाहिनी में चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कभी कभी वृकाणु के कार्य भी पूछ देता है। वृकाणु के कार्य पूछ देता है। वैसे आप इसको मत तैयार कर लीजिएगा, लेकिन आप पूछ देता है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई भी एक चीज़ का कमी ना हो, सारी चीज़ें उपलब्ध हो। तो यहाँ पर पूछ देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृकाणु के कार्य। इसमें लिखेंगे रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है, जिसमें ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों द्वारा रुधिर क्षमता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद रुधिर कोशिकाओं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है, जबकि जल का अधिकांश मात्रा और धुले हुए खनिज वोमन संपुट यानी कि ऊपर वाले कटोरे वाला संरचना इसके द्वारा छान लिए जाते हैं। इस निस्यंद में वज्र पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है वह भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जब यह निस्यंद नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इन वज्र पदार्थों का भी क्षनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अंत में निस्यंद में केवल यूरिया, अन्य पदार्थ, जल और रह जाता है, जिसमें अब मूत्र कहा जाता है, जो संग्राहक नली में एकत्र रहता है। यानी कि यहीं पर जो यूरिया जो जल होता है यानी कि मूत्र यहीं पर एकत्रित रहता है और यहाँ से बाद में बाहर चला जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये नेफ्रॉन का हो गया। देन उसके बाद आओ देख लेते हैं कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र क्या होगा। पाचन तंत्र यानी कि मनुष्य में पाचन तंत्र का कैसे बनाएंगे। तो देखो इस तरीके से पूछता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। इस तरीके से कहता है और हर एक साल रिपीट करता है, हर एक साल ये भी। तो देखो इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, सेम इसी प्रकार से बनाना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बनाकर ये सारी चीजें अच्छे से बना देना, सेम इसी प्रकार से देखकर उसके बाद यहाँ पर लिख देना मुख गुहा, यहाँ पर लिख देना ग्रसिका, यहाँ पर लिख देना आमाशय, यहाँ पर लिख देना यकृत, यहाँ पर लिख देना ये जो है आपकी छोटी आंत, ये आपकी बड़ी आंत, ये आपका गुद्दा द्वार। इस तरीके से लिख देना। देन उसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखोगे सबसे पहला हेडिंग मुख गुहा, ये पहला है ना, तो इसको लिखोगे मुख गुहा। इसके बारे में लिखोगे कि इसके द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है, यानी कि इसी के द्वारा आप मुख से ही ना भोजन करते हो, यानी कि अंतःग्रहण यानी कि अंदर ले जाया जाता है, इसी के द्वारा अंदर जाता है भोजन। उसके बाद इस समय उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम टैलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है, यानी कि इसमें जो लार निकलता है तो जिसमें आपका टैलिन होता है वही भोजन का पाचन करता है। इसमें भी यहीं से पाचन स्टार्ट होता है, मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आता है ग्रसिका। ग्रसिका लिखते में इसमें क्या लिखेंगे, यह एक नली जैसी संरचना होती है जिसके द्वारा भोजन आमाशय तक पहुँचता है। देखो ये जो है आपकी नली जैसी संरचना होती है, यहाँ से खाओगे तो इसके द्वारा केवल इसका काम है भोजन को आमाशय तक पहुँचाना। इसमें क्रमानुकुचन की प्रक्रिया द्वारा भोजन यहाँ तक आमाशय तक पहुँचता है, ठीक। तो इस तरीके से ग्रसिका के बारे में लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे क्या, आमाशय। आमाशय में क्या लिखोगे कि यह एक थैली जैसी संरचना
होती है जिसमें भोजन संचित रहता है। इसके आंतरिक सतह पर उपस्थित जठर HCl द्वारा भोजन का पाचन होता है। ये जो है एक थैले जैसी संरचना होती है जहाँ पर भोजन को एकत्रित किया जाता है। लगभग 4 घंटे इसमें भोजन रहता है, ठीक है ना। 4 घंटे यहाँ पर भोजन रहता है, देन उसके बाद पूर्ण पाचन होकर यहाँ से आ जाता है, ठीक। तो 4 घंटे रहता है और यहाँ पर जो होता है HCl सक्रिय होता है। इसके आंतरिक सतहों पर HCl अम्ल होता है जो भोजन को यहाँ पर तोड़ता है, ठीक है ना। भोजन का पाचन HCl द्वारा होता है ना यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर इसमें HCl उपस्थित होता है, इसको भी अच्छे से लिख देंगे। ये आपका अमाशय हो गया। देन उसके बाद आओ यहाँ पर अमाशय के यहीं पर साइड में देखोगे तो ये जो है आपका यकृत है, यानी कि जिसको हम लीवर बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसमें पित्त रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो ये जो है ये आपका यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यहीं पर पित्त रस का स्राव होता है। ये जो है पित्त बनाकर ये पित्ताशय को दे देता है, ठीक है ना। पित्ताशय पित्त को रखने के लिए केवल है, लेकिन पित्त बनाता कौन है, जो है आपका यकृत बनाता है। तो ये पित्त रस का निर्माण करता है और ये जो है भोजन जैसे ही यहाँ से यहाँ पर आता है, यानी कि जैसे ही छोटी आंत में आता है तो भोजन जो होता है क्षारीय माध्यम में ही यहाँ पर पहुँचता है, छोटी आंत में। तो ये क्षारीय माध्यम कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ तक तो अम्लीय माध्यम में था। तो ये जो होता है पित्त रस यहाँ पर स्रावित कर दिया जाता है तो भोजन क्षारीय माध्यम में हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर छोटी आंत में भोजन का अच्छे से पाचन हो जाता है, ठीक। तो उसके बाद देखो उसके बाद हेडिंग बनाएंगे छोटी आंत। इसमें लिखेंगे यह पतला लंबा कुंडली जैसी संरचना होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है तथा भोजन का पाचन इसी में पूर्ण होता है, ठीक है ना। ये जो है आपका कुंडली जैसा यानी कि घुमावदार होती है और ये 6 मीटर की होती है। कितनी मीटर की, 6 मीटर की होती है, जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसी में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है ना। उसके बाद भोजन थोड़ा सा भोजन में जो चीज़ें बच जाती है उसका पाचन जो होता है उसका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो आओ देखो क्या लिखेंगे, बड़ी आंत हेडिंग बनाएंगे। इसमें लिखेंगे इसमें बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को मलद्वार द्वारा बाहर निकाला जाता है। यानी कि जो भोजन होता है उसमें जो बच जाता है और उसमें जो पानी बचता है उसी का अवशोषण इनके द्वारा इनमें वैलीज होती हैं, वैलीज जिसको बोलते हैं वो होती है। तो उसके द्वारा यह अवशोषण होता है भोजन में जो पानी बचता है उसका। उसके बाद गुदा द्वारा जो लास्ट में आपका बचा था ये वाला पोषण, तो इसका बारे में हम लिखेंगे कि इसके द्वारा भोजन शरीर से बाहर निकाला जाता है। अच्छे से लिख देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछता है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। जो आपका फ्लावर है, फ्लावर का नामांकित चित्र बनाना है। ये फ्लावर नहीं फायर है, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको भी समझ लेना। देखो यहाँ पर पुष्प का नामांकित चित्र में यहाँ पर इसका वर्णन करने को कहता है, तो कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है और सेम ये हैंड से बनाया गया डायग्राम है और बहुत आसान तरीके से बनाया गया, इससे आसान आपको नहीं देखने को मिलेगा कहीं। तो इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। देन उसके बाद यहाँ पर नामांकित कर देना है। देखिए ये पुष्प का सबसे कगार वाला भाग है, कगार अंतिम जिसको बोलते हैं कगार वाला भाग है, तो इसको हम बोलेंगे वर्तिकाग्र, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका है परागकोश। यहाँ पर ये छोटा सा दिख रहा है, इसमें परागकोश है, ये परागकोश है, इसमें परागकण होते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो होता है आपका वर्तिका होता है, बीच का भाग वर्तिका होता है। ये जो आपका पुंकेसर होता है जो नर तंत्र होता है, ठीक है ना। इसी में परागकोश बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो है यहाँ पर पुंज है, कौन सा, दलपुंज, ठीक है ना। ये यहाँ पर कौन सा है, दलपुंज, ठीक है ना, दलपुंज है, ठीक। इस तरीके से लिख लो, दलपुंज है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये जो है आपका अंडाज है, ये आपका सॉरी, और यहाँ पर कर रहा है कि बाह्यदल, ये है आपका बाह्यदल। उसके बाद यहाँ पर है पुष्पासन, ठीक। तो अच्छे से इस तरीके से आपका ये पुष्प का नामांकित हो गया। अब इसका बारे में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो आप सबसे ऊपर वाला है उसी को बारे में लिखेंगे। लिखेंगे ये पुष्प का सबसे ऊपरी हम कोमल भाग होता है, भाई साहब ऊपरी भाग है ही। उसके बाद ये कोमल भाग होता है जो शुष्क तथा चिपचिपा होता है जो परागकणों को ग्रहण करता है, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद वर्तिका के बारे में लिखेंगे, ये है आपका वर्तिका, नली जैसी ये दिख रहा है ना, तो यही वर्तिका है। इसके बारे में लिखेंगे वर्तिका तथा अंडाशय के बीच वाला भाग होता है जहाँ पराग नली विकसित होती है। उसके बाद यहाँ पर परागकोश, परागकोश में लिखेंगे या पुंकेसर का मुख्य भाग होता है जहाँ परागकण बनते हैं। ये आपका परागकोश है, यहाँ पर परागकण बनते हैं जैसा मैंने बताया, तो यहाँ पर वही लिखा गया है। अब यहाँ पर लिखा है पुंकेसर या फूल वाले पौधों का नर प्रजनन अंग है जहाँ इसमें परागकण उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। इसी में आपका परागकण उत्पन्न होते हैं। ये जो है आपका नली जैसे संरचना दिख रही है, इसी को हम पुंकेसर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है अंडाशय। अंडाशय में क्या लिखेंगे, यह स्टिकेसर का मुख्य भाग होता है जो पुष्प को आधारी में स्थित होता है जो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। ये है आपका, देखो ये आपका है अंडाशय, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो यही फल में बदलता है। उसके बाद लिखेंगे बाह्यदल। बाह्यदल में क्या लिखेंगे, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र बाह्यदल कहते हैं। इसमें पत्तियों के समान हरे रंग के अंकुरी पाए जाते हैं, ये आपका बाह्यदल हो जाएगा। उसके बाद पुष्पासन, इसके ऊपर ही पुष्प के सभी भाग स्थिर रहते हैं, इस पर पुष्प बैठा रहता है, इसलिए हम इसको
पुष्पासन बोलते हैं, ठीक। ये जो है आपका पुष्पासन हो गया यहीं पर, इसी पर ना पुष्प बैठा रहता है तो इसको हम पुष्पासन बोल देंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से ये जो पुष्प है उसका डायग्राम बता दिया, देन उसके बाद मानव में जो पाचन तंत्र है उसका डायग्राम बता दिया, और जो है आपका नेफ्रॉन उसका डायग्राम बता दिया, और ये आपका वीक का डायग्राम बता दिया। अच्छे से ये 4 डायग्राम बता दिया, चारों जो स्टूडेंट तैयार करके जाएगा उसका 8 नंबर आज की इस वीडियो से फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इनको अच्छे से तैयार कर दीजिएगा, और हमारी इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए बहुत मेहनत से ये बना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।